हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, जैप 7 के सब इंस्पेक्टर की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग में गुरुवार देर शाम हुए एक सड़क हादसे में जैप 7 में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान की मौत हो गई। वे वर्तमान में चोरदहा थाना चौपारण में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। जानकारी के अनुसार गुरुवार को जैप 7 मुख्यालय हजारीबाग में पुलिस सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए अनिल पासवान हजारीबाग आए थे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वे वापस चोरदहा चौपारण लौट रहे थे। इसी दौरान पद्मा गेट के पास बस पकड़ने के लिए सड़क पार करते समय बड़ी की ओर से आ रही एक बुलेट मोटरसाइकिल ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में अनिल पासवान के अलावा बुलेट पर सवार 3 लोगों में से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग स्थित आरोग्यम अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही अनिल पासवान ने दम तोड़ दिया। बुलेट सवार घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही जैप 7 के पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार सहित कई पुलिस जवान और सहकर्मी अस्पताल पहुंचे। घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज हुई याचिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन अवहेलना मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए केस नंबर 2/2024 को निरस्त करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ये मामला ईडी द्वारा समन की अनदेखी किए जाने के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने निचली अदालत की इस कार्रवाई और संज्ञान को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ बार बार समन जारी करने के बावजूद उपस्थित न होने पर निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर रांची की विशेष एमपी एमएलए अदालत में संज्ञान लेते हुए न्यायिक कार्रवाई शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने निचली अदालत की इस कार्रवाई और संज्ञान को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हेमंत सोरेन की याचिका को आधारहीन मानते हुए उसे खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। 20 घंटे बाद उठाया गया शव, रांची से बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम पहुंची घटनास्थल। हजारीबाग में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। 20 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद शव को घटनास्थल से उठाया गया। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। तीसरा शव पहले से ही पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रखा गया था। पोस्टमार्टम भी चिकित्सकों की टीम से कराई जाएगी, जिससे इस बात की जानकारी मिल सके कि कौन सा रासायनिक पदार्थ के कारण उनकी मौत हुई है। पुलिस ने जब शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो उसके बाद भी उस क्षेत्र की भी जांच की गई। जहां शव पड़ा हुआ था वहां से भी कुछ कण के सैंपल लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार पति पत्नी को साफ सफाई करने के दौरान झाड़ी से बंद डिब्बा मिला था। उस डिब्बे को खोलने का उन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन डिब्बा नहीं खुला। उसे खोलने के लिए छोटी बाउंड्री के ऊपर रखकर उस डिब्बे को कुल्हाड़ी से आदमी ने मारा। पत्नी पास में खड़ी होकर देख रही थी, जबकि एक महिला बगल में ही खड़ी थी। एक छोटी गाय भी उस जगह पर चर रही थी। इस बीच जैसे ही पुरुष ने कुल्हाड़ी को उस डिब्बे पर मारा, जोरदार धमाका हुआ। पति और दूसरी महिला की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई। वहीं बगल में चल रही गाय के भी पेट में जाकर डिब्बे का कुछ अंश धंस गई, जिससे गाय को भी अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा, जिसे थाने की गाड़ी में उठाकर मवेशी अस्पताल पहुंचाया गया। डिब्बे में बंद विस्फोटक सामग्री तकरीबन 1 से 1.5 किलोग्राम बताया जा रहा है। पुलिस के वरीय पदाधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बुधवार रात भर पुलिस घटनास्थल पर मौजूद रही, जिसमें कई वरीय पदाधिकारी भी शामिल हैं। अत्यधिक ठंड के कारण घटनास्थल के पास ही टेंट लगाया गया। सभी पदाधिकारी और पुलिसकर्मी ठंड के बावजूद घटनास्थल पर मौजूद रहे। जैसे ही सुबह हुई तो बम निरोधक दस्ता की टीम घटनास्थल की जांच करने के लिए पहुंच गई। जैगुआर से बम निरोधक दस्ता BT-02 घटनास्थल पर उपस्थित है। वहीं रांची से SFSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, जो हर एक पहलुओं की जांच कर रही है। जांच टीम द्वारा मूल रूप से ये मालूम किया जा रहा है कि किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग विस्फोटक बनाने के लिए किया गया था। इस दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। अभी भी प्रशासन विस्फोट होने के मूल कारण का खुलासा नहीं की है। इस घटना के बाद हर एक बिंदुओं पर जांच चल रही है।
ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि कभी भी एनआईए की एंट्री भी इस घटना में हो सकती है। अचानक मां से उसका बच्चा छीनने लगी महिला, शोर मचाने के बाद पहुंची पुलिस। राजधानी रांची से अपहरण किए गए बच्चे अंश और अंशिका को बरामद कर लिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद लोगों में दहशत है और वे सावधानी भी बरत रहे हैं। बाघमारा थाना क्षेत्र में भी ऐसी ही एक घटना हुई, जहां एक संदिग्ध महिला ने दिन दहाड़े एक 9 साल के बच्चे को उसकी मां से छीनने की कोशिश की। ये घटना बाघमारा थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक बस स्टैंड के पास हुई। पीड़ित महिला रेवती देवी जोड़ा पोखर की रहने वाली है। गुरुवार को वो अपने 9 साल के बेटे रियोन राज के साथ ऑटो रिक्शा से अपने माता पिता के घर कर्माटांड बोकारो जाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय एक अनजान महिला आई और अचानक बच्चे का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचने लगी। हैरानी की बात यह है कि संदिग्ध महिला ने वहां मौजूद लोगों के सामने दावा किया कि बच्चा उसका बेटा है और असली मां रेवती देवी को ही चोर करार देना शुरू कर दिया। दोनों महिलाओं के बीच धक्का मुक्की और छीना झपटी देख बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मामले की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत बाघमारा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बाघमारा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं और बच्चे को थाने ले गई। रेवती देवी के परिवार वाले भी थाने पहुंच गए। थाने में रेवती देवी ने बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज दिए। वेरिफिकेशन के बाद पुलिस ने बच्चे को उसकी असली मां को सौंप दिया। पीड़ित मां रेवती देवी ने पुलिस प्रशासन से ऐसे संदिग्धों और बच्चा अपहरण करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी और मां को ऐसी भयानक स्थिति का सामना न करना पड़े। इस संबंध में बाघमारा थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। संदिग्ध महिला को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि महिला की मानसिक स्थिति संदिग्ध लग रही है, जिसके कारण उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला कहां की रहने वाली है और क्या वो किसी गिरोह से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी सीनियर अधिकारियों को दे दी गई है। जमशेदपुर का कैरव अब तक लापता, 4 स्पेशल टीमें तलाश में जुटी। इंडोनेशिया के नंबर से मांगी गई है फिरौती। जमशेदपुर के उद्योगपति देवांग गांधी के 24 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के मामले ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे घर से निकलने के बाद रात 8 बजे के बीच कैरव का अपहरण किया गया। घटना के 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी कैरव का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे परिजनों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। परिजनों के बताए अनुसार इंडोनेशिया के एक व्हाट्सएप नंबर से धमकी भरा कॉल आया है, जिसमें कहा गया है कि यदि फिरौती की रकम नहीं मिली तो कैरव की हत्या कर दी जाएगी। शुरुआत में चर्चा थी कि कैरव घर से 25 लाख रुपए कैश लेकर निकला था, लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार वो अपने साथ एक चेक लेकर गया था। हालांकि फिरौती की सटीक राशि का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आई इस धमकी ने मामले को और भी पेचीदा कर दिया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के अनुसार ये पूरी घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रहा है। जांच में सामने आया है कि अपराधियों ने कैरव की गतिविधियों की लंबे समय तक रेकी की थी और उन्हें उसके आने जाने के रास्तों की सटीक जानकारी थी। पुलिस को कैरव की क्रेटा कार चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा में लावारिस हालत में मिली थी। कार की चाबी अंदर फर्श पर ही पड़ी हुई थी, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि कैरव को डरा धमकाकर वहीं से किसी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया है। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने के लिए कुल 4 विशेष टीमों एसआईटी का गठन किया है। ये टीमें अलग अलग राज्यों में छापेमारी करने के साथ साथ तकनीकी पहलुओं और उस अंतर्राष्ट्रीय नंबर की गहनता से जांच करने में जुटी हुई हैं। पुलिस डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए अपहरणकर्ताओं के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। बेटे के अचानक गायब होने के बाद से देवांग गांधी के आवास पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। हालांकि सुरक्षा और डर के कारण परिवार फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहा है। देवांग गांधी शहर के बड़े उद्यमियों में शुमार हैं और इंपीरियल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियों का संचालन करते हैं। पलामू में बेखौफ अपराधियों का कहर, 2 को मारी गोली, 1 गंभीर। पलामू शहर थाना क्षेत्र के कांदू मोहल्ला गैस गोदाम रोड में गुरुवार की सुबह अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना में अजीत कुमार गुप्ता 52 वर्ष एवं नवीन प्रसाद 45 वर्ष गोली लगने से घायल हो गए।
घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार इलाज के बाद अजीत कुमार गुप्ता की हालत में सुधार है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जबकि नवीन प्रसाद की स्थिति गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए नवीन प्रसाद को रिम्स रांची रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। घटना के कारण इलाके में दहशत का माहौल है। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ईडी, एजेंसी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त और पुलिस जांच रोकने का अनुरोध। ईडी अफसरों के खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाने में हुए एफआईआर और रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई है। शुक्रवार को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग की गई है। रांची पुलिस की ईडी के दफ्तर में की गई कार्रवाई और एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारी के ऊपर मामला दर्ज करने के खिलाफ एजेंसी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ईडी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार याचिका में कहा गया है कि पेयजल विभाग में हुए कथित घोटाले से जुड़े आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने यह भी उल्लेख किया है कि एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी इस साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय एजेंसी की जांच को कमजोर करना है। ईडी ने हाईकोर्ट से इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही ईडी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने और पुलिस जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। पूरा मामला पेयजल विभाग में हुए 23 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। घोटाले के आरोपी तत्कालीन क्लर्क संतोष कुमार ने रांची के एयरपोर्ट थाने में ईडी अफसरों पर जानलेवा हमला करने और कैद रखने सहित अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई है। पूरी घटना 12 जनवरी की है। रांची के अपर चुटिया निवासी संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ईडी के 2 अफसरों पर 12 जनवरी को ईडी कार्यालय में ही मारपीट का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री ने कहा, अबुआ गिशोम बजट 2026-27 होगा एक मजबूत और पब्लिक इंटरेस्ट का बजट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अबुआ दिशोम बजट 2026-27 राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये झारखंड के रजत जयंती वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य ने अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर सरकार एक मजबूत, संतुलित एवं जनहितकारी बजट देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बजट को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों, विभिन्न विभागों तथा हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित 2 दिवसीय अबुआ दिशोम बजट 2026-27 बजट पूर्व गोष्ठी में उन्होंने ये बातें कहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के अनुरूप राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी आगामी बजट में विशेष महत्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बजट की सफलता कंसल्टेशन, सजेशन और इम्प्लीमेंटेशन इन 3 स्तंभों पर निर्भर करती है, तभी बजट का समुचित उपयोग संभव है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट संतुलित होना चाहिए और आवश्यकता के अनुरूप ही प्रावधान किए जाने चाहिए। गोष्ठी में चेक डैम निर्माण, वर्षा जल संचयन, नदियों के जल संरक्षण तथा वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आगामी बजट में नए और नवाचारी विचारों पर जोर दिया जाएगा। अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने पर भी सरकार विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मिलेट्स मिशन को अबुआ क्रांति नाम दिया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव किसानों में दिख रहा है। इसके तहत किसानों को 3,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही सिंचाई के लिए 5 HP सोलर आधारित वाटर पंप सेट देने की योजना है। केसीसी लोन में बैंकों और एनजीओ की सक्रिय भागीदारी, ग्रामीण विकास, सिंचाई और अबुआ आवास योजना में पर्याप्त बजटीय प्रावधान पर जोर दिया। देवघर के मधुपुर में 2 पक्षों के बीच झड़प। सांसद निशिकांत दुबे ने मंत्री हफीजुल अंसारी की भूमिका पर सवाल उठाया। देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल के लालगढ़ के धोबी टोला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है।
मधुपुर डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। 5 से 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। माहौल खराब करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार सुबह 8 बजे लालगढ़ में एक गुट के लोगों ने धोबी टोला में मंदिर निर्माण का विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरे गुट ने भी उनका विरोध शुरू कर दिया, जिससे हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रख रही है। इस घटना से राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हिंसा में मंत्री हफीजुल अंसारी की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मधुपुर में बिगड़ती स्थिति इन तीनों पार्टियों के चरित्र को दर्शाती है। भाजपा नेता गंगा नारायण सिंह ने भी मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वो पूरे इलाके में सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर भी सवाल उठाया और उन पर सरकार के इशारे पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, सांसद प्रतिनिधि अशोक यादव और कई अन्य स्थानीय बीजेपी नेताओं ने घायलों से मुलाकात की और सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पूरी घटना को लेकर जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा, माहौल कहीं भी तनावपूर्ण नहीं है। भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्थानीय बुद्धिजीवी वर्गों ने आक्रोशित लोगों को समझाकर आपसी मेल भाव करवा दिया है। जमशेदपुर में धरा गया आर्म्स के साथ यूपी का अपराधी, सोशल मीडिया पर व्यवसायियों को देता था धमकी। पुलिस ने बिरसानगर क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के एक अपराधी को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में सिटी एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए व्यवसायियों को धमकी देता था। इसके अलावा अपराधी पुलिस पर भी निशाना साधता था। अजय सिंह उर्फ अजय वाल्मीकि उर्फ मोटा नाम का अपराधी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये वहां कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है और कई मामले में जेल भी जा चुका है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिरसानगर में आर्म्स के साथ एक अपराधी घूम रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई कर अजय सिंह नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल और एक डायरी बरामद की गई है। सिटी एसपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार अपराधी सोशल मीडिया के जरिए व्यवसायियों को धमकी देता था। इसके साथ ही ये भी कहता था कि पुलिस क्या करेगी, उस पर भी गोली चलाएंगे, अब यहां मीरा राज चलेगा। जिसके बाद अपराधी अजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरिडीह पेसराटांड के पास ऑटो पलटा, हजारीबाग जा रहे छात्र की मौत। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगडीहा बेंगाबाद मुख्य मार्ग पर पेसराटांड के पास गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सवारियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑटो पर सवार अन्य 5 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मृतक की पहचान पिपरीटांड गांव निवासी 19 वर्षीय सतीश कुमार के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल छात्र अमित कुमार यादव भी उसी गांव का रहने वाला है। बताया गया कि दोनों छात्र हजारीबाग में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और गिरिडीह से ऑटो पर सवार होकर हजारीबाग जाने के लिए बस स्टैंड जा रहे थे। इसी दौरान पेसराटांड के पास खराब सड़क व तेज रफ्तार के कारण ऑटो पलट गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीणों में तत्परता दिखाते हुए घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। निपाह वायरस को लेकर झारखंड अलर्ट मोड में, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड ने निपाह वायरस संक्रमण को लेकर राज्य भर में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी सिविल सर्जनों को आवश्यक दिशा निर्देश भेजे गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस संक्रमण के मामलों की पुष्टि के बाद झारखंड में भी एहतियात बरतना आवश्यक है। वर्तमान में राज्य में निपाह वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन संभावित जोखिम को देखते हुए निगरानी और तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निपाह वायरस के लक्षणों जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, मानसिक भ्रम, दौरे या बेहोशी के मामलों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल से आए व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर स्क्रीनिंग, सर्विलांस और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश में संक्रमण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन करने, संदिग्ध मामलों के नमूनों की जांच निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कराने और राज्य व जिला सर्विलांस इकाई को त्वरित सूचना देने को कहा गया है।
आम जनता को जागरूक करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गिरे हुए या आंशिक रूप से खाए गए फलों का सेवन न करने, कच्चा खजूर रस न पीने, बीमार व्यक्ति से अनावश्यक संपर्क से बचने और लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करने की अपील की है। साथ ही अफवाहों से बचने और केवल सरकारी सूचना स्रोतों पर भरोसा करने को कहा गया है। देवघर के लोखरिया मोड़ पर हाईवा के धक्के से बाइक सवार युवक युवती की मौत। देवघर जिले के सारवा थाना क्षेत्र के लोखरिया मोड़ के समीप गुरुवार की शाम करीब 7 बजे भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक व युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार हाईवा व अपाचे बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार युवक व युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा और यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस मृतकों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। हाईवा चालक की भी तलाश की जा रही है। राजधानी की सड़कों पर यातायात नियम नहीं बल्कि प्रशासनिक उदासीनता का कारण बन चुकी है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल खराब पड़े हुए हैं, जिसमें मेन रोड राम मंदिर, कचहरी चौक, जयपाल सिंह मुंडा मैदान, किशोरगंज चौक और पुलिस कंट्रोल रूम शामिल है। यहां पर ट्रैफिक सिग्नल वर्षों से खराब पड़े हैं। जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठा है। वाहनों का नियंत्रण सिग्नल व्यवस्था से नहीं हो रहा है बल्कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मेन रोड स्थित डेली मार्केट के सामने लगाया गया ट्रैफिक सिग्नल करीब वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, सिर्फ दिखावे की वस्तु बना हुआ है। शुरुआती दिनों में कुछ समय तक लाल बत्ती जली थी, उसके बाद न तो इसकी मरम्मत कराई गई न ही इसे बदला गया। राहगीरों ने बताया कि कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा मैदान के सामने लगा ट्रैफिक सिग्नल पिछले 8 महीनों से हवा में लटक रहा है। तेज हवा में झूलता ये सिग्नल कभी भी गिर सकता है, लेकिन न तो ट्रैफिक पुलिस पहुंची और न ही नगर प्रशासन ने सुध ली। इसके ठीक सामने उपायुक्त कार्यालय और नगर निगम का मुख्य कार्यालय है। बावजूद इसके ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है। इससे मौजूद ट्रैफिक पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ती है। कचहरी चौक के पास ट्रैफिक सिग्नल पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़ा है। सिग्नल नहीं जलने के कारण वाहन काफी तेज रफ्तार में गुजर रहे हैं, जिससे रोजाना हादसों का खतरा बना रहता है। मौजूद लोगों ने बताया कि मंदिर के समीप ट्रैफिक बूथ बनाए गए हैं, सर्वे भी हो गया है, लेकिन अब तक नहीं बन पाया है। सबसे गंभीर स्थिति कचहरी चौक और पुलिस कंट्रोल रूम जैसे अति संवेदनशील चौराहे की है। यहाँ पर रेडियम रोड है जो एसएसपी आवास को जोड़ता है। इसके ठीक सामने पुलिस कंट्रोल रूम भी है, जहां ट्रैफिक एसपी का कार्यालय भी है। बावजूद इसके ट्रैफिक सिग्नल अंधेरे में डूबे हैं। जब कानून व्यवस्था के केंद्रों के सामने ही यातायात नियंत्रण ठप है, तो बाकी स्थानों की हालत पर सवाल उठना लाजमी है। जेपीएससी सीडीपीओ परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी, कोटिवार कट ऑफ अंक घोषित। जेपीएससी सीडीपीओ के रिक्त पदों पर नियमित परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने कोटिवार कट ऑफ अंक भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अनारक्षित यूआर वर्ग के लिए कट ऑफ 421.50 अंक निर्धारित किया गया है, जबकि अनारक्षित महिला वर्ग के लिए ये 409 अंक रहा। अनुसूचित जाति एससी के लिए कट ऑफ 385, एसटी के लिए 382 और एसटी महिला वर्ग के लिए 366 अंक तय किए गए हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ 399.50 अंक तथा ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 397 अंक रहा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 1 महिला अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 400.25 अंक निर्धारित किया गया है। दिव्यांग श्रेणी में नेत्रहीन के लिए 364, श्रवण बाधित डेफ एंड डम्ब के लिए 385 तथा लोकोमोटिव दिव्यांग के लिए 367.25 अंक कट ऑफ रहा। आयोग ने यह भी बताया है कि अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक एवं उत्तर पुस्तिका से संबंधित जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक https://jpscotr.com:4448 पर देख सकते हैं। कट ऑफ और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर विजिट करें। रांची से नई उड़ान सेवाओं को लेकर चेंबर और एयर इंडिया के बीच अहम बैठक। रांची से नई विमान सेवाओं की शुरुआत और मौजूदा सुविधाओं के विस्तार को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और एयर इंडिया लिमिटेड के बीच गुरुवार को चेंबर भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एयर इंडिया लिमिटेड के ईस्टर्न रीजन के स्टेट हेड कॉर्पोरेट सेल्स एंड टीएमसी राजकुमार भट्टाचार्य ने चेंबर पदाधिकारियों से औपचारिक मुलाकात की। बैठक के दौरान एयर इंडिया की ओर से जानकारी दी गई कि आने वाले दिनों में रांची से फ्लाइट सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, साथ ही ऑन बोर्ड सेवाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है।
इन फ्लाइट मील में भी कई नई वैरायटी जोड़ी गई हैं। एयर इंडिया ने चेंबर सदस्यों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा, जिसकी विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। चेंबर पदाधिकारियों ने झारखंड के यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए कई मांगें रखीं। प्रमुख रूप से हवाई किराए को संतुलित रखने पर जोर दिया गया। इसके अलावा जयपुर, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी, वाराणसी, सूरत और रायपुर के लिए रांची से सीधी विमान सेवा शुरू करने का आग्रह किया गया। नवी मुंबई के लिए भी एक नई फ्लाइट सेवा शुरू करने की मांग उठी। सिविल एविएशन उप समिति के चेयरमैन श्रवण राजगढ़िया ने देवघर एयरपोर्ट से भी नई विमान सेवाएं प्रारंभ करने का सुझाव दिया। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट के अंदर वाईफाई सुविधा, एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने और मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों को किराए में रियायत देने की मांग भी रखी गई। चेंबर उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि झारखंड जैसे उभरते औद्योगिक और व्यावसायिक राज्य के लिए बेहतर हवाई संपर्क अत्यंत आवश्यक है। एयर इंडिया द्वारा रांची से सेवाएं बढ़ाने की योजना स्वागत योग्य है। इससे व्यापार, उद्योग, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पाकुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 37 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर मौत। पाकुड़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 37 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। ये घटना हिरनपुर थाना क्षेत्र के कस्तूरी के पास हुई है। मृतक की पहचान हिरनपुर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के निवासी सोलन हांसदा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोलन हांसदा कोटाल पोखर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कस्तूरी के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हादसे में शामिल वाहन का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रांची में फाइलेरिया खत्म करने की तैयारी, 10 फरवरी को गोलसानियों में 619 बूथों पर दवा वितरण। फाइलेरिया हाथी पांव बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसको लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय ने ऑनलाइन माध्यम से जिला स्तरीय मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त सौरभ भुवनिया, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी 2026 को जिले के राहे, तमाड़ और सोनाहाटू प्रखंडों में कुल 619 बूथों पर फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। लोगों को DEC और एल्बेंडाजोल की दवा बिल्कुल मुफ्त और सुरक्षित रूप से दी जाएगी। जो लोग 10 फरवरी को दवा नहीं ले पाएंगे, उन्हें 25 फरवरी 2026 तक घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसे दवा खाकर पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति, हर धर्म और हर समुदाय के लोग दवा जरूर लें। उन्होंने सभी से अपील की कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाएं। इस अभियान में JSLPS यानी जीविका से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बेहद अहम होगी। ये समूह गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और दवा सेवन सुनिश्चित कराएंगी। उपायुक्त ने घोषणा की कि बेहतर काम करने वाली महिला समूहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। JPSC 2 की परीक्षा में हुए घोटाले में ED की एंट्री, ECIR दर्ज। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा 2 में हुई गड़बड़ी और घोटाले में ED की एंट्री हो गई है। ED ने इस प्रतियोगिता परीक्षा में भारी पैमाने पर लेनदेन की आशंका व्यक्त करते हुए ECIR दर्ज किया है। मालूम हो कि बहुचर्चित इस प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर CBI पहले से जांच कर रही है। CBI द्वारा दर्जनों सफल अभ्यर्थियों को आरोपी भी बनाया गया है। हाईकोर्ट CBI जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन जांच की प्रक्रिया इतनी धीमी रही कि अब इस परीक्षा में सफल होने वाले अधिकारी नौकरी पूरी कर रिटायर भी होने लगे हैं। यहां मालूम हो कि JPSC 2 की परीक्षा में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। इसको लेकर पहले निगरानी ब्यूरो ने जांच किया था। जांच में कॉपी में ओवर राइटिंग के माध्यम से नंबर बढ़ाने की गड़बड़ी पाई गई थी। साथ ही इंटरव्यू में अधिक अंक देकर सफल कराने का आरोप है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में हुई गड़बड़ी और घोटाले में JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित आयोग के कई अन्य सदस्यों और पदाधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा था। अभियुक्त बनाए गए आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद पहले आयोग के सदस्य बनाए गए थे। बाद में उन्हें आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता, झारखंड ने 1 रजत व 2 कांस्य पदक जीते। खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मणिपुर में 14 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता SGFI के अंडर 19 बालक एवं बालिका वर्ग में झारखंड के खिलाड़ियों ने दूसरे दिन भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया।
प्रतियोगिता के आज खेले गए मुकाबलों में झारखंड के तीरंदाजों ने 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। मिक्स्ड टीम इंडियन राउंड 40 मीटर स्पर्धा में प्रिया महली और घनश्याम जमुड़ा की जोड़ी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। वहीं बालक वर्ग की इंडियन राउंड टीम स्पर्धा 40 मीटर में घनश्याम जमुड़ा, योगेंद्र हेस्सा, सनी हेम्ब्रम और नितेश मार्डी की टीम ने शानदार तालमेल दिखाते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इसी क्रम में बालिका वर्ग इंडियन राउंड टीम स्पर्धा 40 मीटर में प्रिया महली, लवली कुमारी, संतोषी राय और सुचिता उरांव की टीम ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अर्जित किया। झारखंड की तीरंदाजी टीम इस राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नेतृत्व में भाग ले रही है। टीम के साथ गए कोच एवं मैनेजर रोहित कुमार, गंगाधर, ललिता लुगुन, प्रवीण बजराई तथा एचओडी सुशील कच्छप के निरंतर मार्गदर्शन का सकारात्मक प्रभाव खिलाड़ियों के प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इस उपलब्धि पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन ए सोरेंग ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो राज्य में स्कूली तीरंदाजी खेल के उज्जवल भविष्य का संकेत है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।